नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए। इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं इस चैनल पर बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कॉयल एसी पर या इंडक्टर एसी पर किस तरह से काम करता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉयल की वर्किंग डीसी पर बताया था। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा। साथ ही और भी जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो वीडियो हैं सभी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से जाकर आप मेरे पुराने सारे वीडियो देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम एसी पर वर्किंग देखेंगे कॉयल की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ का अगला वीडियो लेके आऊँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करिए और कोई सुझाव हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉयल डीसी पर किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कॉयल पर एसी का प्रभाव। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। यदि किसी कॉयल के सिरों पर एसी सप्लाई दी जाती है तो डीसी सप्लाई से एकदम अलग व्यवहार करता है। मतलब डीसी और एसी पर कॉयल क्या होता है, अलग अलग तरीके से काम करता है। डीसी सप्लाई के लिए केवल कॉयल के तार ही अवरोध उत्पन्न करता था। मतलब जो डीसी सप्लाई हम देते हैं कॉयल में तो उसमें क्या सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ओनली जिस मेटल से कॉयल को बनाया गया उस मेटल का जो रेजिस्टेंस है वही सर्किट का रेजिस्टेंस होता है। लेकिन एसी में करंट की दिशा चूंकि लगातार बदलती रहती है, अतः इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बदलता रहेगा। तो एसी में क्या होता है, डीसी में आपको पता है डीसी जो चलता है वो एकदम सीधा चलता है, मतलब उसमें कोई साइकिल नहीं होता है। मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसे डीसी चलता है तो डीसी प्लस अलग होता है, ठीक है, और माइनस अलग होता है। लेकिन एसी में क्या होता है, एसी में पॉजिटिव नेगेटिव का साइकिल चलता है। तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी लगातार बदलेगा। जैसे हमने किसी कॉइल पे एसी दिया, एसी सप्लाई दी, तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो जो विरोधी वोल्टेज उत्पन्न करेगा वो मान लो पॉजिटिव साइकिल पहले गया कॉइल के पास तो कॉइल क्या करेगा, नेगेटिव विरोधी वोल्टेज उत्पन्न करेगा। फिर अगले ही पल क्या होगा, उस जगह पर नेगेटिव साइकिल चला जाएगा। नेगेटिव साइकिल चला गया तो कॉइल फिर पॉजिटिव वोल्टेज, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान भी लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। यानी आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कॉइल के एक सिरे पर एक बार साउथ पोल बन रहा है, एक बार नॉर्थ पोल बन रहा है। मतलब अलग अलग पोल के या अलग अलग मान के जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, एसी सप्लाई के एक साइकिल में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा अलग अलग होता है। मतलब जैसे आपको पता है, जैसे यहाँ से एसी चालू हुआ, ठीक है, ये हमारा एक साइकिल, तो यहाँ से 0 से चालू हुआ एसी, तो 0 फिर 1 वोल्टेज पे जाएगा। ठीक है, 1 वोल्टेज पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होगा। फिर 2 वोल्टेज बढ़ेगा, 2 वोल्ट पे चुंबकीय क्षेत्र का मान थोड़ा ज़्यादा, 3 पे ज़्यादा। इस तरह जब हम एसी अपने पीक वोल्टेज पे होगा, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज पे होगा, तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे ज़्यादा होगा। तो वही यहाँ है। तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, मतलब इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, यहाँ अलग। ठीक है, तो अलग अलग साइकिल के हिसाब से अलग अलग वोल्टेज पर जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा उसका मान भी अलग अलग होगा। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के लगातार बदलते रहने के कारण कॉइल के सिरों पर दी जाने वाली एसी वोल्टेज के विपरीत विरोधी वोल्टेज उत्पन्न करता है। मतलब अगर पॉजिटिव साइकिल गया तो नेगेटिव विरोधी वोल्टेज उत्पन्न होगा, नेगेटिव गया तो पॉजिटिव विरोधी वोल्टेज उत्पन्न होगा। ठीक है, विरोधी वोल्टेज के कारण कॉइल में से होकर बहने वाली करंट का विरोध, मतलब ये जो विरोधी वोल्टेज उत्पन्न होता है वो क्या करता है, कॉइल में से करंट को फ्लो करने का विरोध करता है। ठीक है, जो कि तार के अवरोध से अलग होगा, मतलब तार के रेजिस्टेंस से अलग होगा। अभी मैं आपको बोर्ड पे पूरा क्लियर समझा दूंगा।
इस प्रकार कॉइल पर एसी देने पर उसमें एक अतिरिक्त विरोध उत्पन्न होगा। डीसी की अपेक्षा जब हम कॉइल में एसी सप्लाई देते हैं तो क्या होगा, कॉइल में एक अतिरिक्त विरोध उत्पन्न होता है। इस विरोध को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसे XL द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम रेजिस्टेंस को R से, कैपेसिटर को C से, ठीक है, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम XL से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि कॉइल में यह विरोध केवल AC सप्लाई के लिए होता है, AC में ही इंडक्टिव रिएक्टेंस बन रहा है। DC में तो हम जब सप्लाई देते थे तो क्या हो रहा था, थोड़ी देर बाद बल्ब जलने लग गया था, थोड़ी देर के लिए विरोधी वोल्टेज बन रहा था, लेकिन बाद में वो विरोधी वोल्टेज बनना बंद हो जा रहा था, जिस कारण हमारा बल्ब जल रहा था। लेकिन AC में क्या होगा, विरोधी वोल्टेज लगातार बनेगा। क्यों? क्योंकि करंट लगातार परिवर्तित हो रहा है। तो ये क्या होता है, ओनली AC में होता है, AC सप्लाई देने पर ही होता है। अतः इसे कॉइल का AC रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? कॉइल का AC रेजिस्टेंस। लेकिन हम इसे इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर XL ही कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। क्यों? ये करंट को बहने से रोक रहा है, रेजिस्टेंस भी करंट को बहने से रोक रहा था, तो एक तरह का रेजिस्टेंस ही है। तो इसे भी हम ओम में मेजर करते हैं। ठीक है, किस में मापते हैं? ओम में मेजर करते हैं। किसी भी कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब कोई कॉइल कितना रेजिस्टेंस है कॉइल में, उसको कैसे पता करें? तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं कि कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि AC रेजिस्टेंस कितना है। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास XL बराबर 2 पाई इंटू F इंटू L। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14, और या फिर आप कह सकते हैं 22/7। XL का मतलब, XL मैंने बता दिया, XL का मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, यहाँ पर पाई की वैल्यू ये आ गया। ठीक है, F मतलब फ्रीक्वेंसी। आपने AC में फ्रीक्वेंसी सुना होगा, कभी DC में बैटरी के जो बैटरी होता है उसमें कभी देखा है 3.3 वोल्ट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी? नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी आपको सिर्फ AC में ही देखने को मिलेगा। तो F, ठीक है, हर्ट्ज, F मतलब फ्रीक्वेंसी दी गई AC की फ्रीक्वेंसी, और L कॉइल का इंडक्टेंस मतलब कितने हेनरी की कॉइल है, कितनी वैल्यू की कॉइल है। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है किसी कॉइल के अंदर। तो अब हम एक सिमुलेटर सॉफ्टवेयर में एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पर दो सर्किट बना लिया। ठीक है, यहाँ पे दिया है मैंने 20 वोल्ट, यहाँ पे भी दिया 20 वोल्ट। यहाँ पे मैंने एक कॉइल लिया है जिसकी वैल्यू कितनी है? 1 हेनरी, यानी L की वैल्यू कितनी है? 1 हेनरी। और यहाँ पे मैंने एक कॉइल लिया है जिसकी वैल्यू भी 1 हेनरी। मतलब मैंने दोनों सर्किट सेम बनाया। एक मैंने बल्ब लगाया है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। ठीक है, 10 ओम। और यहाँ पे भी मैंने एक 10 ओम का बल्ब लगाया है। सप्लाई मैंने दोनों पे 20 वोल्ट ही दिया है। अब हम एक एक करके सर्किट को चालू करते हैं। पहले हम इस वाले सर्किट को चालू करते हैं, DC वाले को, जिसमें हमने DC दिया। तो देखो क्या होता है। जैसे मैंने DC सब वाले इसको चालू किया, हमारा बल्ब जलने लग गया। बल्ब कैसे जला? धीरे धीरे जला, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो इसने क्या है, विरोधी वोल्टेज बनाए, लेकिन बाद में जब करंट फिक्स हुआ तो उसने करंट का विरोध करना बंद कर दिया। तो देखो कैसे जल रहा है ये, बिल्कुल धीरे धीरे से। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब हम AC वाले को चालू करते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे बल्ब नहीं जला। क्यों नहीं जला? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी सप्लाई है, सप्लाई क्या है? प्रत्यावर्ती रूप में, यानी अल्टरनेटिंग रूप में है। कॉइल क्या करता है? कॉइल धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। ये मैं अभी आपको बोर्ड पे समझा दूंगा। अब यहाँ पे 20 वोल्टेज भी है, वोल्टेज दोनों में सेम, सभी चीज़ें सेम, तो ये क्यों नहीं जला? तो इसका कारण मैं आपको बोर्ड पे अभी समझा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं हम बोर्ड की ओर। तो मैं पहले सर्किट को बना लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये सर्किट है। पहले हम DC पे देख लेते हैं। ये हमने लिया है एक
कॉइल, ठीक है। वैल्यू कितनी है 1 हेनरी की, ठीक है। दूसरा हमने लिया है एक बल्ब, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस कितना है बल्ब का 10 ओम, ठीक है। और इसको हमने DC 20 वोल्ट दिया, ठीक। यहाँ तक क्लियर है सारा कुछ। जब हम DC सप्लाई देते हैं तो क्या करता है, ये थोड़ी देर के लिए विरोधी वोल्टेज जनरेट करता है। कब तक? जब तक कि यहाँ करंट फिक्स ना हो जाए। अभी हम देखते हैं इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, हमने ओम के नियम में पढ़ा था, V बराबर IR, ओके। V बराबर क्या होता है IR, हमें R की वैल्यू पता है, ओके, और V की वैल्यू भी पता है। हमें क्या निकालना है I, इस सर्किट में, पर्टिकुलर सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। अब I निकालेंगे तो I बराबर क्या होता है V/R, ठीक है। V कितना है हमारे पास 20, 20/R कितना है 10 ओम, 10। तो इसको काटेंगे तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा 2 एम्पियर, ठीक है। जब हम इस सर्किट में DC सप्लाई देते हैं तो हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। अब क्या होता है, जैसे अपन ने सप्लाई दिया तो जब तक पहले इसमें जैसे चालू किया तो क्या होगा, हो सकता है 1.98 एम्पियर गया, फिर 2 एम्पियर हुआ, जिस कारण क्या हुआ, हमारा बल्ब थोड़ी देर बाद धीरे से ऑन हुआ, ठीक है, धीरे से ऑन हुआ। कॉइल क्या कहता है, कॉइल कहता है आप मुझ में से कितना भी करंट भेजो मैं उसको नहीं रोकूंगा, लेकिन करंट का मान हमेशा फिक्स होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ 2 एम्पियर जाते जाते 1 एम्पियर चला गया या 3 एम्पियर चला गया तो कॉइल क्या होगा, इस करंट को रोक देगा, क्योंकि कॉइल का काम ही यही होता है। तो क्या कहता है कॉइल, मेरे अंदर से आप फिक्स वैल्यू की करंट फ्लो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ करंट फ्लो होने दूंगा और बल्ब को ग्लो करूँगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो हो गया हमारा DC में, ठीक है। DC में इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ हो रहा है 2 एम्पियर ऑन DC, ठीक है, 2 एम्पियर ऑन DC। अब हम क्या कर रहे हैं, हम करते हैं सप्लाई को चेंज, DC की जगह देते हैं हम यहाँ पर AC, ठीक है। DC की जगह क्या देते हैं हम, DC की जगह देते हैं हम AC सप्लाई। आपको पता है AC क्या होता है, अल्टरनेटिंग फॉर्म में होता है, ठीक है। 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 20 वोल्टेज, फिर 19 18 17 0, फिर माइनस में -20, फिर प्लस में चलेगा। इस तरह से AC करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग फॉर्म में चलता है। अल्टरनेटिंग फॉर्म में चलेगा तो एक वोल्टेज जब रहेगा तब करंट का मान कम, ठीक है, फिर 2 वोल्टेज पे जाएगा थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, AC में करंट का मान क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। तो यही कॉइल क्या करता है, करंट को फ्लो करने से मना कर देता है, क्योंकि करंट का मान क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है अल्टरनेटिंग रूप में। तो हम देखते हैं यहाँ पर AC में अगर हम 20 वोल्ट AC देते हैं तो सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमने जब अभी देखा तो हमारा बल्ब नहीं जला 20 वोल्टेज होने के बावजूद भी। तो AC में पहले हम इस कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL निकालेंगे, ठीक है। XL मैंने आपको अभी बताया थ्योरी में, जब हम किसी इस पे AC सप्लाई देंगे और या अल्टरनेटिंग करंट देंगे तो क्या करेगा, कॉइल भी एक तरह का रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा। तो 20 वोल्ट देने पे ये कितना रेजिस्टेंस उत्पन्न कर रहा है, पहले हम XL की वैल्यू निकालते हैं। XL निकालने का फॉर्मूला क्या था,
XL बराबर 2 पाई FL, ठीक है, 2 पाई FL। तो 2 पाई FL में हम क्या करते हैं, XL बराबर 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पे 50 हर्ट्ज। AC की फ्रीक्वेंसी कितनी है, अब हमारे घरों में कितनी आती है 15 हर्ट्ज। तो F का वैल्यू क्या है 15, ठीक है। और L कोयल की कितनी कैपेसिटी का कोयल है 1 हेनरी इंटू 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो XL के क्या मिलेगा हमें, तो XL क्या मिलेगा हमें, XL मिलेगा लगभग हमें 314। XL को किस में मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस है एक तरह का, क्योंकि ये करंट को रोक रहा है तो रेजिस्टेंस है, तो 314 ओम। हमें XL की वैल्यू पता है। हमें पता है यह बल्ब भी रेजिस्टेंस उत्पन्न कर रहा है, रेजिस्टेंस इस बल्ब में भी कितना है 10। तो इस रेजिस्टेंस को भी हम इसमें जोड़ देते हैं 10 ओम को। टोटल सर्किट का एक, ये तो क्या है, ये इसका रेजिस्टेंस है, किसका, कॉइल का, XL मतलब कॉइल का इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस अलग है, ठीक है। तो हम दोनों को जोड़ के अब ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया 324 ओम, ठीक है। हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, यानी कि हम कह सकते हैं XL बराबर R कह सकते हैं हम, क्योंकि यह भी रेजिस्टेंस है और यह भी रेजिस्टेंस है, लेकिन अलग अलग। ये कॉइल का रेजिस्टेंस है, ये बल्ब का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हमारे पास R है, ओके, और V है। तो हम पहले वाले फॉर्मूले से I की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो V बराबर क्या था फॉर्मूला, IR था, ठीक है, V बराबर IR था। तो हम I निकालेंगे, भाई AC में कितना करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो I निकालेंगे। तो I बराबर क्या होगा, V अपॉन R, ठीक है। V कितना है, V हमारे पास है 20 और R की वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट 324, 324, ठीक है, 324। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.06 एम्पियर। आया समझ में। जब हम इस सर्किट पर AC देते हैं तो कितना एम्पियर फ्लो होता है, 0.6 एम्पियर, जिस कारण से हमारा ये बल्ब नहीं जलता है। लेकिन जब हम DC देते हैं तो कितना करंट फ्लो होता है, 2 एम्पियर, जिस कारण से हमारा ये बल्ब जलता है। तो AC देने पे क्या हो रहा है, AC देने पर चूँकि कॉइल का प्रकृति यही है कि जब करंट के प्रवाह में परिवर्तन होता है तो ये करंट को फ्लो होने से रोकता है। ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस जनरेट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, XL। तो इस रेजिस्टेंस के कारण इसने क्या करा, इसने सर्किट के करंट को कम कर दिया, मतलब करंट को रोक लिया। DC में हमारे पास 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, AC देने पर 0.06 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, जिस वजह से हमारा ये बल्ब AC में नहीं जल रहा था। तो ये होता है दोस्तों इंडक्टिव रिएक्टेंस, या आप कह सकते हैं कॉइल का AC पर प्रभाव। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से जब हम किसी कॉइल में AC सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, वह सर्किट में बहने वाले करंट का विरोध करता है, जिस कारण हमारा बल्ब नहीं जलता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि AC सर्किट पर कॉइल किस तरह से काम करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर से 1K सब्सक्राइबर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।